Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great. So in today's video I'm going to tell you about prometric exam and I will try my best to make you prepare for it. बस आप लोगों ने मेरे साथ कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है, एफ़र्ट शो करना है और बाकी इंशाल्लाह मैं अपनी फुल कोशिश करूँगी कि मैं आपकी प्रिपरेशन करवा सकूँ और बाकी आपकी मेहनत होगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। तो हम प्रोमेट्रिक की बुक से स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस इज़ प्रोमेट्रिक बुक। फर्स्टली हम यहाँ पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। इसमें मैं आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। फिर उसके एंड में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमने कितना लर्न किया है। 3500 MCQs हैं और 14 प्रैक्टिस टेस्ट हैं और इंशाल्लाह मैं आपको इस सब करवाऊँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 1। जो फर्स्ट MCQs है हमारे पास वो ये है, अ फिजिकल थेरेपिस्ट इज एग्जामिनिंग अ पेशेंट विद अ लो बैक हाइपोमोबिलिटी एंड हैज़ चूजन टू डू एक्सेसरी जॉइंट मोबिलाइजेशन ऑफ द लंबर स्पाइन। Which grade of mobilization would be large amplitude oscillations into the range of resistance? ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लार्ज एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस होती हैं वो होती है ग्रेड 3 में, ठीक है। तो यहाँ से हमें आंसर पता चल जाना चाहिए कि आंसर ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट, ठीक है। सो लेट्स सी। ओके, या B option is right. Grade 3 mobilizations are large amplitude movements into tissue stretch or resistance and range. ठीक है, ये सबसे लार्ज एम्पलीट्यूड वाली ऑसिलेशंस मूवमेंट होती हैं इनटू द रेंज ऑफ रेजिस्टेंस। अब ऐसे MCQs करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मोबिलाइजेशन है उसके कितने ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। उसके 5 ग्रेड्स होते हैं बेसिकली, 1 to 5, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। अब वो आपको पता होना चाहिए कि वो सब क्या करते हैं। जैसे ग्रेड 1 है वो ऑप्शन में नहीं है पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो ग्रेड 1 है वो होता है स्मॉल एम्पलीट्यूड आउट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। जो ग्रेड 2 है जो हमारे पास ऑप्शन ए है वो होता है लार्ज एम्पलीट्यूड आउट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। और जो हमारे पास ग्रेड 3 है जो हमारा ऑप्शन में ऑप्शन बी है और यही हमारा आंसर है, ये है लार्ज एम्पलीट्यूड इनटू द रेंज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। फिर हमारे पास जो ग्रेड 4 होता है वो होता है स्मॉल एम्पलीट्यूड, ठीक है, इनटू द रेंज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। और जो हमारे पास जो 5 है ग्रेड 5 वो होता है हाई वेलोसिटी थ्रस्ट, ठीक होगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। सो ये ग्रेड्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, आपको सारी ग्रेडिंग आनी चाहिए। सेकेंड MCQ जो है वो हमारे पास है, द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ अ सेल मे बी डिफाइंड एज ऑप्शन ए a refractory period in which the cell cannot respond to stimuli. Option B, the inherent ability of the cell to suspend protein synthesis. Option C, selective membrane permeability to potassium resulting in an electronegative potential within the cell. Option D, the result of strong influx of sodium ions through the cell membrane. ओके, सो जो रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ अ सेल होता है वो हमेशा तभी रिजल्ट में आता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिव पोटेंशियल जो है वो सेल में जनरेट होता है, ठीक है। सो इस लिहाज से ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। सो लेट्स सी, या ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और मैंने आपको बता दी कि वो क्यों है, बिकॉज जो रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ अ सेल है वो तभी डिफाइन होगा जब उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होगा। थर्ड MCQ इज, while treating hyperhidrosis in adults, initially the dosage should be, okay, so बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाइपरहाइड्रोसिस क्या होता है। हाइपरहाइड्रोसिस इज़ एक्सेसिव स्वेटिंग, ठीक है। तो जब एडल्ट में एक्सेसिव स्वेटिंग होगी तो उसकी एक इनिशियली आइडियल डोजेज क्या होनी चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द ऑप्शंस एंड ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट बिकॉज इट शुड बी लेस देन 100 mA/min, okay, and yes, option B is correct. Okay, now come to the next MCQs. MCQs number 4, anterior talofibular ligament checks dash. ओके, सो टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। अगर मैं सारे MCQs के ऑप्शन भी रीड करूँगी तो टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो वेस्ट होगा। इस वजह से जो है मैं सिर्फ आपको राइट आंसर बताऊँगी और उसको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट है सो वो पोस्टीरियर मूवमेंट को चेक करेगा, ठीक है ना। एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट चेक्स पोस्टीरियर मूवमेंट ऑफ फ्लैग ओवर टेलस, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ फ्लैग एंड इन्वर्जन, ठीक है। ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट एंड येस, ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। नाउ MCQs number 5. A physical therapist is preparing a patient for discharge from the hospital following a total knee replacement, ठीक है। total knee replacement हुई है, सर्जरी हुई है। As part of patient education, she is instructing the patient on what to look for in infection. Which of the following is not a cardinal sign on inflammation, ठीक है। अब उसमें उन्होंने आपसे पूछा है कि इन्फ्लेमेशन का जो है कार्डिनल साइन कौन सा नहीं है, ठीक है। अब एरेथ्रीमा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है एरेथ्रीमा,
ये जो है साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, तो इसको हम निकाल देंगे। अगला जो है लॉस ऑफ फंक्शन, ये भी साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन है। नेक्स्ट है पेन, ये भी साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन है। नेक्स्ट क्या है, लो ग्रेड फीवर। अब ये साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन नहीं है, क्योंकि फीवर जो है वो इंडिकेट करता है इन्फेक्शन को, ठीक है, या कोई सिस्टमिक डिसीज़ को, तो ये साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। नाउ लेट्स सी। Yes, option D is correct. The cardinal signs of inflammation are erythema, increased tissue temperature, edema, loss of function, and pain. Low-grade fever is a systemic response and can indicate other pathology, include infection. Now let's come to the MCQs number 6. A physical therapist is treating a patient who is in the intensive care unit following a surgical removal of a brain tumor. The patient is not medically stable and is not easily arousable. The patient has ventricle drain, catheter, and supplemental oxygen via nasal cannula. There are multiple monitors that measure heart rate, pulse, oxygen saturation, and intracranial pressure. What is the most likely treatment intervention to be used for this patient? Okay. Option A. अब उन्होंने एमसीक्यूज़ में उन्होंने हमसे ये पूछा है कि एक पेशेंट है, उसकी ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी हुई है, ट्यूमर रिमूव हुआ है ब्रेन से। ऑफ कोर्स वो इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होगा पेशेंट, ठीक है, क्योंकि अभी उसकी रिसेंटली सर्जरी है, ठीक है, और वो इंटेंसिव केयर यूनिट में है, आईसीयू में है पेशेंट, ठीक है, उसको ड्रेन भी लगा हुआ है, कैथेटर भी है, वो ऑक्सीजन में भी है, और हर चीज़ मॉनिटर हो रही है, ठीक है, उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटर हो रही है, हार्ट रेट, बीपी, हर चीज़ मॉनिटर हो रही है। अब कौन सी ट्रीटमेंट जो है हम उसको दे सकते हैं? हम उसको ऑप्शन ए, उसमें उन्होंने कहा है कि क्विक मूवमेंट ऑफ अ स्पाइन टू सिट, कि हम पेशेंट को बिठा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, हम पेशेंट को इतनी जल्दी नहीं बिठाएंगे। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन है, नो, अभी हम उसकी कोई पोजीशन सेट नहीं करेंगे। चेस्ट परकशन स्टार्ट कर देंगे, नहीं, ये भी नहीं करेंगे। पैसिव रेंज ऑफ मोशन ऑफ ऑल एक्सट्रीमिटीज़, यस, हम उसकी पैसिवली एक्सरसाइज कर सकते हैं, कि हम उसके हैंड, लेग्स, उसके आर्म, पेशेंट की, हम उन सब चीज़ों की पैसिवली एक्सरसाइज करें, हम ये सब कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। यस, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नाउ लेट्स कम टू द 7th MCQs. The joint to be involved earliest in ankylosing spondylitis is, ये तो सबको पता होगा, sacroiliac joint, ठीक है, ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले यही इन्वॉल्व होता है हमेशा। Yes, option C is correct. MCQs 8 is, your neuroanatomy professor lectures on the divisions of the brain. The brain is divided into 3 major divisions. Which of the following is not one of the 3 major ब्रेन रीजन, ठीक है। अब आप लोगों ने बताना है कि इसमें से कौन सा रीजन जो है वो मेन नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ ब्रेन स्टेम, ऑप्शन बी इज़ मिड ब्रेन, ऑप्शन सी सेरिबेलम, ऑप्शन डी सेरिब्रम, ठीक है। अब इस तरह हम जो है ऑप्शन पता कर सकते हैं। जैसे मुझे पता है सेरिब्रम और सेरिबेलम तो मेन है, ब्रेन स्टेम भी मेन है, सो जो मेन नहीं है वो है मिड ब्रेन, ठीक है। मतलब यानी कि मिड ब्रेन जो है, ऑफ कोर्स इट्स वन ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन, लेकिन ये 3 मेजर ब्रेन रीजन्स में नहीं आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी वुड बी द आंसर, एंड यस, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये जो है ब्रेन की मेजर डिविजन्स में नहीं आएगा। द मिड ब्रेन इज़ वन ऑफ द 3 पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। मिड ब्रेन खुद एक ब्रेन स्टेम का पार्ट है, ठीक है। और जो 3 मेजर डिवीजन है ब्रेन की, वो है ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम एंड सेरिब्रम। ऑप्शन ओके, MCQs नंबर 9, ठीक है। मोस्ट यूजफुल मोडेलिटी फॉर रिहेबिलिटेशन इन सर्वाइकल स्पाइन इंजरी विद क्वाड्रिप्लेजिया इज, ए CPM अपर लिम्ब। CPM का मतलब होता है कॉन्टीन्यूअस पैसिव मोशन, ठीक है। तो एक पेशेंट है, वो पहले ही क्वाड्रिप्लेजिया का है, ठीक है। अब क्वाड्रिप्लेजिया का मतलब है कि 4 लिम्स जो हैं वो पैरालिसिस है, ठीक है। तो उसको हम अभी कॉन्टीन्यूअस पैसिव मोशन में नहीं रखेंगे, ठीक है, ना अपर लिम ना लोअर लिम में, वैक्स पाथ में भी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो हॉट हो सकती है, पेशेंट हमें नहीं बता सकता, ज़ाहिर है उसकी सेंसेशन भी इंटरप्ट होंगी। हम इसके लिए ऑप्शन जो सी है, इट वुड बी करेक्ट, टिल्ट टेबल। टिल्ट टेबल से क्या होगा कि उसकी थोड़ी स्टेपिंग मूवमेंट जो है वो, ऑफ कोर्स वो एक टिल्ट टेबल होगा। टिल्ट टेबल होता है कि वो एक टेबल सा होता है और पेशेंट को उसकी बेल्ट होती है, उसके साथ पेशेंट को जो है वो टाइड अप करते हैं, ठीक है, और फिर वो टेबल को हम मूव करते हैं, ठीक है, ताकि पेशेंट के अंदर सेंसेस डेवलप हों, ठीक है, मूवमेंट की। दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। MCQs number 10. Depth of penetration of infrared of 3000 nanometer wavelength is,
ठीक है। अब उन्होंने आपसे ये पूछा है कि जो 3000 नैनोमीटर की वेवलेंथ है इंफ्रारेड रेडिएशंस की, उसकी कितनी डीप पेनिट्रेशन होंगी। ठीक है, तो इसकी बहुत ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन होती हैं। इट वुड बी अराउंड 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। MCQs 11 is a patient is seen at a sports medical physical therapy clinic following an acute anterior talofibular ligament sprain. पेशेंट जो है वो फिजिकल थेरेपी क्लिनिक में आया है, उसे एक्यूट एंटीरियर टेलोफिब्यूलर लिगामेंट स्प्रेन हुआ है। हमारे इनिशियल गोल्स क्या होंगे, ठीक है, ऑफ मोडेलिटी। कौन सी मोडेलिटी हम यूज़ करेंगे पेशेंट के एडीमा को कम करने के लिए और उसकी पेन को मैनेज करने के लिए। ठीक है, बेसिकली दिस इज़ द क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रिकल मोडेलिटी टू यूज़। ठीक है, कौन सी सबसे अप्रोप्रिएट मोडेलिटी होगी। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ टेंस, बी इज़ इंटरफेरेंशियल करंट, सी इज़ नेगेटिव हाई वोल्ट पल्स करंट, डी इज़ पॉजिटिव हाई वोल्ट पल्स करंट। ठीक है, सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट, बिकॉज जो पॉजिटिव हाई वोल्टेज करंट जब हम जो है इंजरी साइड पे देंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एडिमा जो है वो रिमूव होगा। ठीक है, एडिमा कम होगा तो पेन भी मैनेज हो जाएगी। ठीक है, so option D would be the correct. MCQs 12 is management of CDH by splintage is done with the hip placed in A, B, C, D. Options है हमारे पास। ठीक है, CDH is basically hip dysplasia, congenital hip dysplasia, congenital hip dislocation है। ठीक है, इसको हम किस तरह मैनेज करेंगे स्प्लिंटेज से। ठीक है, तो हिप की प्लेसमेंट क्या होगी, तो मैं आपको बता देती हूँ। हिप की प्लेसमेंट जो है वो होगी extension and adduction. ठीक है, so option D would be correct and here it is. Okay, MCQs number 13 is the CART test the function of डैश नर्व। ठीक है, CART टेस्ट कौन सी नर्व का फंक्शन टेस्ट करता है, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व। ठीक है, सो इट ऑलवेज टेस्ट द फंक्शन ऑफ अल्नर नर्व। ठीक है, ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट एंड हियर इट इज। द कॉज ऑफ शॉर्ट फोर्थ मेटाकार्पल बोन इज, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सीडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, अब डाउन सिंड्रोम, इसमें आपको सब सिंड्रोम्स के बारे में पता होना चाहिए, उनका आइडिया होना चाहिए वो क्या होते हैं, और मुझे आइडिया है। तो डाउन, एडवर्ड, टर्नर सिंड्रोम, इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। सीडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जो है इट वुड बी द आंसर, डी वुड बी द आंसर। ओके एंड हियर इट इज़। ठीक है, सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जो है उसमें शॉर्ट फोर्थ मेटाकार्पल बोन हो जाती है। ठीक है, MCQs number 15 is हीट इज़ यूज प्रायर टू पैसिव स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बिकॉज ऑफ। ठीक है, तो ये तो बहुत ही एक जो है जनरल सा फार्मूला है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हीट जो है वो पैसिव स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से पहले हम वार्म अप करते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई उन्होंने हमसे पूछा है कि हीट क्यों ज़रूरी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता सकती हूँ, इट वुड बी द ऑप्शन बी। ठीक है, ताकि रिडक्शन ऑफ विस्कोसिटी हो और इंक्रीज़ कोलेजन एक्सटेंसिबिलिटी हो। ठीक है, अगर हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से पहले वार्म अप कर लेते हैं, बॉडी को थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, हीटअप कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो कोलेजन एक्सटेंसिबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, इंक्रीज कोलेजन एक्सटेंसिबिलिटी मीन्स इंक्रीज मसल एक्सटेंसिबिलिटी। ठीक है, अगर हमारे मसल जो हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक एक्सटेंड हो सकते हैं। ठीक है, सो हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ठीक है, पावर, एक स्ट्रेंथ जनरेट होती है। ठीक है, उन लोगों के हिसाब से जिनके मसल जो हैं वो इनफ्लेक्सिबल होते हैं या स्टिफ होते हैं। ठीक है, इसलिए मसल का एक्सटेंड होना बहुत अच्छा होता है, बेहतर होता है। ठीक हो गया। ओके, नाउ 16 MCQs is how do you stretch the pectoral muscles। ठीक है, सो पेक्टोरल मसल्स को हमेशा हम तभी स्ट्रेच कर सकते हैं इन एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन पोजीशन। ठीक हो गया, सो ए बी सी में ये नहीं है, गेस डी में होगा। या ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट, एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन। जब ये पोजीशन होगी तभी हम पेक्टोरल मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। ओके, now MCQs number 17. Splitting B stump longitudinally at the interosseous membrane into radial and ulnar rays is referred to as Krukenberg amputation, below elbow amputation, wrist disarticulation, Wellensberg amputation। ठीक है, अब एक ये बात है कि क्रूकनबर्ग जो है वही सबसे ऐसी टर्म है जो लग रहा है कि सुनी ही नहीं हुई। ठीक है, और क्रूकनबर्ग
बर्ग जो है वो बहुत आसान है, सिर्फ वो तभी हम एम्पुटेशन करते हैं जब हम फोर आर्म की बात करेंगे, ठीक है। तो रेडियल और अल्नर से हमें पता चल गया कि ये भी फोर आर्म में ही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्रूकनबर्ग एम्पुटेशन है, ठीक है, क्योंकि रेडियल और अल्नर बोन जो है वो फोर आर्म की बोन है, ठीक हो। MCQs number 18 is presenting stimuli with vibrator on mastoid process is done to test bone conduction, air conduction, none, both A and B. So this is very easy, bone conduction, I guess ये तो आप सबको पता होगा, ठीक है। जब भी okay, so the next MCQs is 19 during wrist extension. जब हम रिस्ट एक्सटेंड करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। जब भी हम रिस्ट एक्सटेंड करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉक्सिमली कार्पल्स जो हैं वो ग्लाइड्स पाल्मरली, ठीक है। जब भी हम रिस्ट एक्सटेंड करेंगे तो प्रॉक्सिमल कार्पल्स जो है वो ग्लाइड्स पाल्मरली करेंगे, ठीक है। पाम की साइड पे जो है वो ग्लाइड्स आएगी उनकी, ठीक है। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट इन हियर इट इज, ठीक है। नाउ कम टू द MCQs नंबर 20. न्यूरोवस्कुलर डेफिसिट्स आर कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डैश फ्रैक्चर ऑफ फीमर, ठीक है। अगर न्यूरोवस्कुलर डेफिसिट्स की बात हो रही है तो हमेशा शाफ्ट आएगी, ठीक है। शाफ्ट फ्रैक्चर ऑफ फीमर जो होगा, ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट, ठीक है। सो ये तो थोड़े से हैं जो जनरल नॉलेज के हैं, बस कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो है शाफ्ट का जो है, अगर नेक का होगा, सुप्राकोंडाइलर का होगा, ट्रोकेंटर का होगा, कोंडाइल का होगा, तो क्या चीज़ आएगी। तो अगर न्यूरोवस्कुलर डेफिसिट्स है तो वो हमेशा शाफ्ट फ्रैक्चर ऑफ फीमर से ही होगी, उनकी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। Okay, now the MCQs number 21. Emotional movements paired with the lower part of the face is more affected when the seventh cranial nerve is injured at, ठीक है, pons, above pons, cerebellopontine angle, facial canal, ठीक है। अब हमें ये पता है जब भी अबव पॉन्स होगा तब ही ये डैमेज आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट, ठीक है। जब भी अबव पॉन्स जो है उसमें डैमेज होगा, वो अफेक्ट होगा, तो जो सेवन्थ क्रेनियल नर्व है वो बैडली इंजर होगी, ठीक है, हो गया। फिर जो है इमोशनल मूवमेंट जो है स्पेयर्ड होगी, फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं वो सब जो हैं वो स्पेयर्ड हो जाएंगे। ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट, अबव बोन्स। ओके, नाउ MCQs नंबर 22 इज द टिबियल नर्व इनर्वेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स। टिबियल नर्व जो है वो हमेशा टिबियालिस पोस्टीरियर को ही इनर्वेट करती है, टिबियालिस पोस्टीरियर, ठीक है। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट एंड हियर इट इज, ओके। नाउ MCQs नंबर 23 इज एप्रेक्सिया. एप्रेक्सिया इज अ रिजल्ट ऑफ लीजन इन, एप्रेक्सिया इज अ रिजल्ट ऑफ लीजन इन फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन, ठीक है। जब भी फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन में लीजन, कोई भी मसला होगा तो हम एप्रेक्सिया होगा। Apraxia is mainly the loss of ability to perform skilled movements और gestures, ठीक है। यानी कि पेशेंट करना चाह रहा होता है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी कर नहीं पाता, ठीक है, हो गया। सो ये बेसिकली अप्रैक्सिया होता है और ये लीजन किसकी है, फ्रंटल लोब की, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज में करती हूँ, फिर हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। ओके, सो दिस इज़ द ऑप्शन एंड फ्रंटल लोब इज़ द आंसर, जो मैंने आपको बता दिया है। नाउ MCQs नंबर 24. ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जनरली अकर्स इन, इट जनरली अकर्स इन चिल्ड्रन, ठीक है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है वो होता ही बच्चों में, ठीक होगा। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ MCQs नंबर 25. ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डिसिकेंस अकर्स एट लेटरल सरफेस मीडियल कॉन्डाइल, ठीक है। ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डिसिकेंस जो है वो हमेशा लेटरल सरफेस भी में होगा, वो भी मीडियल कॉन्डाइल के, ठीक है। मीडियल कॉन्डाइल पे होता है और मीडियल कॉन्डाइल के लेटरल सरफेस में। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर एंड हियर इट इज़। MCQs number 26 is there are two main types of cells in the nervous tissue, ठीक है। ऑप्शन A, B, C, D आर गिवन, ठीक है। सो मेन सेल्स जो होते हैं नर्वस टिश्यू में वो दो ही होते हैं, न्यूरॉन्स एंड गोल्गी सेल्स, ठीक है, गोल्गी सेल्स, सॉरी। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ओके। Yes, neurons and Golgi cells are found in the nervous tissue. Okay, MCQs number 27 is Krukenberg amputation is done for problems of which of the following, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरा ये लेक्चर जो है गौर से सुना तो आप लोगों को पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा, ये तो आप लोग भी बता सकते हैं क्योंकि मैंने ये पहले बता चुकी हूँ इन प्रीवियस MCQs दैट क्रूकनबर्ग एम्पुटेशन जो है वो सिर्फ होती है फोर आर्म की है, ठीक है। इज़ डन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ फोर आर्म, so option D would be the correct answer. Yes, here it is.
Now come to the MCQs number 28. A physical therapist is educating a patient on the anti-inflammatory effects of ice after an injury. Which of the following is a secondary effect of inflammation following an injury? A, B, C, D options are given. ठीक है. सो अब फिजिकल थेरेपिस्ट है वो पेशेंट को एजुकेट कर रहा है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स ऑफ आइस क्या होते हैं. ठीक है. अगर हम एक इंजरी एक जहाँ पे हमें कोई भी मसला हुआ है, कोई इंजरी हुई है, ठीक है, अगर हम वहाँ पे आइसिंग करें तो उसके क्या इफेक्ट्स हैं. ठीक है. अब आप लोगों ने बताना है कि इसमें से कौन सा इफेक्ट है जो प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी. हमने सेकेंडरी बताना है कि कौन सा सेकेंडरी इफेक्ट है. ठीक है. अब वेसोडाइलेशन इन द एरिया, ये तो प्राइमरी इफेक्ट है. ठीक है. डैमेज टू सराउंडिंग वैल्यूएबल टिश्यू, ये सेकेंडरी इफेक्ट होगा. ठीक है. अब जैसे ही कोई भी इंजरी होती है, ठीक है, और सबसे पहले उसमें क्या होता है, वेसोडाइलेशन हो जाती है. ठीक है. वो जगह रेड हो जाती है. ठीक है. उसमें लिगामेंटस लैक्सिटी हो जाती है, जॉइंट कैप्सूल टाइटनेस हो जाती है. ठीक है. लेकिन जो सराउंडिंग में जो डैमेज जाता है वो हमेशा सेकेंडरी इफेक्ट होता है इन्फ्लेमेशन का. ओके. सो बी ऑप्शन वुड बी द राइट वन. येस, ऑप्शन बी वुड बी द राइट. ओके. MCQs number 29 is a patient indicates that she is currently taking medication to control high blood pressure. Which of the following classification of drug would be helpful in treatment of hypertension? अगर हाइपरटेंशन की बात आ रही है तो यही है कि हम पेशेंट को डायरेटिक्स ही देंगे. तो आई गेस ऑप्शन ए ही होगा आंसर. लेकिन हम फिर भी ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन बी नारकोटिक्स, फिर है एनसेड्स एंड स्टिमुलेंट्स. तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी डायरेटिक्स. जब भी बीपी हाई होता है तो हम पेशेंट को हमेशा डायरेटिक्स ही देते हैं. लेकिन वो भी आपने इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करके देना है. ठीक है. क्योंकि डायरेटिक्स जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस भी कर सकते हैं. Now come to the MCQs number 30. A therapist examines a patient diagnosed with an Achilles tendon injury. Which clinical finding is not indicative of a ruptured Achilles tendon? ठीक है. इसमें से कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग जो है वो इंडिकेशन नहीं है कि रप्चर्ड Achilles tendon की. ठीक है. अब देखो, सबसे पहला ए इज़ द राइट वन बिकॉज नेगेटिव थॉम्सन टेस्ट. अगर टेस्ट ही नेगेटिव आया इसका मतलब है कि कोई इंजरी ही नहीं है. ठीक है. तो ये जो है ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट. ठीक है. क्योंकि अगर एब्सेंट एचलेस रिफ्लेक्स है तो हमें पता है कि यानी ये ज़ाहिर है फिर तो इंजरी है. अगर लैक ऑफ टो ऑफ ड्यूरिंग गेट है फिर भी है. अपाल्पेबल डिफेक्ट है, पूरा जो है हमें डिफेक्ट महसूस हो रहा है फिर भी होगी. तो अगर नेगेटिव थॉम्सन टेस्ट है फिर वो क्लिनिकल फाइंडिंग नहीं होगी. ठीक हो गया. तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर है. ओके. अब MCQs नंबर 31. इन द साइड लाइन पोजिशन अ पिलो बोल्स्टर शुड बी प्लेस बिटवीन द नीज. ठीक है. जब भी हम साइड लाइन पोजिशन में होते हैं, ठीक है, या कोई भी पेशेंट है वो जब साइड लाइन पोजिशन में होता है तो हमेशा उसकी नीज़ के जो दरमियान है, दोनों नीज़ के दरमियान में हम एक कुशन ज़रूर या कोई भी पिलो जो है वो प्लेस करते ही करते हैं. ठीक है. और दूसरा हम कहाँ करेंगे, ऑफ कोर्स अंडर द हेड. ठीक है. ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर. MCQs नंबर 32. True about Dupuytren's contracture is, हाँ, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट. Dupuytren contracture जो है उसमें पाल्मर नोड्यूल इज़ द अर्लीस्ट साइन. जब भी पाल्मर नोड्यूल बनेगा तो इट इज़ द मोस्ट अर्लीस्ट साइन ऑफ अ Dupuytren's contracture. ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट. Now come to the MCQs number 33. Which ventricular rhythm is known as dying heart? Ventricular fibrillation, ventricular tachycardia, idioventricular rhythm, none. ऑप्शन सी. idioventricular rhythm जो है जब वो स्टार्ट हो जाए तो इट शोज़ दैट दिस इज़ अबाउट टू डाइंग हार्ट. ठीक है. 34. MCQs number 34 is type of bladder develop in patients with spinal cord lesion above T10 and T11 is of course automatic bladder. ठीक है. 34 का है ए ऑप्शन. ऑप्शन ए would be the correct one. Yes. MCQs number 35 is a therapist provides preoperative training for a patient scheduled for thoracic surgery. Which activity would be most appropriate to deep vein thrombosis पोस्ट सर्जरी. ठीक है. अब एक पेशेंट है, उसकी थोरेसिक सर्जरी है और उसकी सर्जरी से पहले ही प्री ऑपरेटिव ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है बाय फिजियोथेरेपिस्ट. ठीक है. अब पेशेंट जो है विच एक्टिविटी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डीप वेन थ्रोम्बोसिस. हमने डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिहाज से देखना है कि हम उसको कौन सी एक्सरसाइज कराएंगे. तो उसके लिए जो बेस्ट है वो है एंकल पम्प्स. सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर. एंड यस, हियर इट इज़.
MCQs number 36 is a therapist design a plan of care for a patient with left hemiparesis. Which treatment option would not assist with the facilitation of motor return and control? Would be the correct answer. बैक ट्रैक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है. फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का भी फ़ायदा है, आइसिंग का भी है, बायोफीडबैक का भी है, लेकिन बैक ट्रैक्शन का जो है वो बिल्कुल भी असिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, मोटर रिटर्न के लिए. तो इसलिए हम उसको निकाल देते हैं. सो ऑप्शन डी वुड बी द आंसर. MCQs नंबर 37 इज़ सुरियाना मस्कर हैज़ गॉट डैश स्टेप्स. ठीक है, सुरियाना मस्कर के 12 स्टेप्स होते हैं. ठीक है, ये तो एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन है. ओके. 38 इज़ ACL इंजरी कैन बी. अच्छा, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट इंजरी. ठीक है, ये एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट है, ACL नहीं है, सॉरी. एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट इंजरी कैन बी मैनेज्ड बाय स्ट्रेंथनिंग डैश मसल्स. ठीक है, सो ये तभी मैनेज होती है जब हम डेल्टॉइड और ट्रेपीजियस की स्ट्रेंथनिंग करें. ठीक है, सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर. एंड हियर इट इज़. MCQs नंबर 39 इज़ विच मसल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द रोटेटर कफ. ठीक है, अब रोटेटर कफ के 4 मसल्स होते हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीज माइनर एंड सबस्केपुलरिस. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में जो है हमारे पास क्या ऐसा है जो उसका पार्ट नहीं होगा. ठीक है, तो सुप्रास्पाइनेटस तो होता है, ठीक है, और इंफ्रास्पाइनेटस भी होता है, टीज माइनर भी है, टीज मेजर नहीं है. ठीक है, सो सी वुड बी द आंसर. MCQs number 40 is, as an ultrasound beam travels through the tissue, the energy contained within it decreases with the distance traversed. The phenomena is known as attenuation. ठीक है, ये attenuation की definition है, तो ये आपको याद करनी होगी. ऑप्शन बी would be the correct answer.